उस रात की गलती। मंजू ने जब अपने पति को रमेश के साथ बिताई हुई रात के बारे में बताया तो वर्षों की गृहस्थी डगमगाने लगी। ओके बेटू, रोना मत, मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, टूर से लौटते ही पापा तुमसे मिलने आएंगे। गुड गर्ल। ओके मम्मा। और तुम भी सोशल मीडिया पर अपनी शायरी रोज़ पोस्ट करना, मुझे याद करके उदास न होना। बेटी ने हंसकर मंजू ने कहा। आज ही हॉस्टल में छोड़ी बेटी को फ़ोन पर पुचकारा, फिर वादियों की सुंदरता को निहारने में खो गई। हरे रंग में रंगी है किरण आफतानी, शमा फूल बनकर महकने लगा, सीने में पड़ा है खामोश परसों का आज वो दिल भी धड़कने लगा। मंजू के हाथों में सेल्फी मोड में मोबाइल कैमरा था और वो शायरी बोलते बोलते चल रही थी। उसका ध्यान पीछे के खूबसूरत नज़ारों पर था जो उसके चेहरे के साथ उसके मोबाइल में कैद हो रहे थे। शॉट अच्छा रहा। मंजू ने कैमरा ऑफ किया और रील पोस्ट कर दी। मुस्कुराकर एक नज़र खूबसूरत वादियों पर डाली, फिर मदहोश कर देने वाली सरसराती हवा को महसूस करने के लिए दोनों बाहें फैला दी। अरे ये क्या! जिस शौक की हवा को महसूस करने के लिए उसने बाहें फैलाई थी, वही शायरी की फाइल को एक नटखट किशोरी सी पलटकर उसकी बेशकीमती शायरियों के पन्ने को उड़ाए लिए जा रही थी। मंजू उस बेंच की ओर भागी। 3 पन्ने तो लपक लिए उसने। एक पन्ना मंजू सच में एक अल्लड़ किशोरी से अपने पन्ने के पीछे भागी। तभी एक हाथ ने उसे कमर से पकड़कर बाहों से कस लिया। ये इतना अचानक हुआ कि मंजू का संतुलन बिगड़ा और उसके होठ खुद को पकड़ने वाले के होठों से छू गए। पल भर में भावनाएं बदली। मदहोशी के खुमार रंग गुस्से में लाल और उससे छूटने की कोशिश भी उसी झटके के साथ कि जिस झटके के साथ वो पकड़ी गई थी। लेकिन पकड़ने वाले की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस कोशिश में वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। मंजू नीचे और वो अजनबी उसके ऊपर। मंजू के गुस्से का इंतहा नहीं रहा। उसने बिजली की तेजी से उसे धक्का मार दिया और उठ खड़ी हो। अजनबी भी उठ कर खड़ा हुआ। सबसे पहले तो मंजू का रिएक्शन थप्पड़ जड़ने का था। उसने हाथ उठाया ही था कि अजनबी उतनी ही तेजी से छिटक कर दूर हट गया। देवी जी, पहले इधर उधर देख लीजिए, फिर चाहे जितना मार लीजिएगा, मैं यही हूँ। उसके शब्दों और उसके ज़्यादा उसके लहजे में मंजू को अपना उठा हुआ हाथ रोककर इधर उधर देखने को मजबूर कर गई। पर उधर क्या देखा, सिर से पांव तक सिरह उठी। इतनी गहरी खाई में गिरते गिरते बची थी वो। अगर गिरती तो हड्डी पसली का नामो निशान तक नहीं मिलता। लगता है आप पहाड़ों पर पहली बार आई हैं। कैफे में बहुत देर से खामोश बैठी मंजू की खामोशी तोड़ने के लिए वो अजनबी बोला। अरे नहीं, पहाड़ों पर तो मेरा पूरा बचपन बीता है, वो भी इसी शहर में। मैं यहाँ के उस फेमस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ। पहली से इंटर तक 9th क्लास में से हम लोगों को हफ्ते में एक दिन घूमना अलाउड हो गया था। इस शहर का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। हम खिलंदड़ियों को ग्रुप ने एक इस पॉइंट के साथ तो न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। वही सोचकर तो मैं हैरान हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। मंजू अभी तक सदमे थी। मौत को इतने करीब से देखकर उसका मन अजीब हो आया था। लेकिन चलिए छोड़िए, अब कैफ़े का मज़ा लीजिए जो आपके लिए नया होगा। अभी 4 साल पहले ही खुला है। आपका नाम? आप भी यहाँ घूमने आए हैं? मंजू का भी मन टॉपिक बदलने का हो ही रहा था। मेरा नाम रमेश है, मैं वहाँ पर उस घर में रहता हूँ। रमेश ने उंगली के इशारे से कैफ़े की खिड़की से दूर एक घर दिखाया। अच्छा, वह घर आपका है? मंजू की आंखें गोल हो गई। उसने इतने आश्चर्य से कहा कि रमेश की हंसी आ गई। क्यों, वह मेरा घर नहीं होना चाहिए? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अब रमेश की बारी थी आश्चर्य करने की। अरे नहीं, हम लोगों को वो घर बहुत टिपिकल लगता था।
पता है, जब हम सब फ्रेंड्स यहाँ घूमने आते थे तो अक्सर सोचते थे कि दोनों ओर फूलों से घिरी हुई इस पतली सी पगडंडी पर चलकर उस घर तक जाएं। हम कल्पना करते कि वहाँ सपनों का कोई राजकुमार रहता होगा जो हम लोगों को जादू से परी बना देगा और हमेशा के लिए अपने राजमहल में रख लेगा। देखिए, आपके घर के जो ऊपर की नक्शली बिल्कुल वैसी है जैसे राजमहल में हुआ करती थी। अरे हाँ, मैंने तो अब से पहले इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। तो आप मेरे राजमहल में चलकर मेरी गेस्ट बनिए। मैं कॉफ़ी यहाँ से भी अच्छा बनाता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन उसी बोर्डिंग में करवाया है जिसमें मैं पढ़ी हूँ। पर मेरा बेटा घर पर अकेला है। मेरे हस्बैंड विदेश के टूर पर हैं। मुझे आज रात की बस से ही लौटना है। मंजू रमेश से बातें कर ही रही थी कि फ़ोन आया। बर्फबारी के कारण बस कैंसिल हो गई है। चलिए ना, मैं आपको रात में वापस होटल तक छोड़ने आ जाऊंगा। पता नहीं रमेश का आकर्षण था या बचपन की दबी हुई ख्वाहिश, मंजू उस चपनीले रास्ते पर रमेश के साथ चल दी। रमेश का घर दूर से जितना सपनीला था, पास के और अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और सपनीला। उसका बेड गोलाकार था, जैसा मंजू को बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बढ़कर थी रमेश की शायरी करने की आदत। उसकी शायरी की किताब मेज पर ही रखी थी। मंजू ने उठाकर चंद शायरियाँ क्या पढ़ी, वो तो रमेश की फ़ैन हो गई। दौड़ चल निकला। दोनों एक एक कर शायरी सुनाते और एक दूसरे की शायरी पर दाद देते। बरसों की दबी छिपी ख्वाहिशें पूरे होने लगी। तभी रूही के फाहे जैसी बर्फ ने माहौल को रूमानियत के नए आयाम दे दिए। तो मन मिल रहे थे। फिर हवा दो जिस्मों को ही चलाने लगी। बर्फ कोमल एहसास जगाने लगी और कब दो तन मन सौंधे हो गए, भीगते गए, एक दूसरे की आगोश में बंधे और फिर एक दूसरे में समाते गए। उन्हें पता ही न चल सका। सतीश आते ही मंजू से लिपट गए। अब की ये टूर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ना, 1 महीने। अरे छोड़िए भी, आए भी नहीं शुरू हो गए। मंजू अनमनी सी थी। अरे 1 महीने अलग रहे हैं हम। मेरा बस चले तो अभी एक राउंड हो जाए। सतीश ने चुहल की, पर मंजू के गालों पर शर्म के सुख रंग की जगह अपराध बोध का उदास रंग उतर आया। सुबह से ही मंजू को लग रहा था कि उसकी पलकों पर ऐसा बोझ रखा है कि वो उठ ही नहीं पा रही। उसका दिमाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि उस दिन की खुमारी को एक बुरा सपना समझकर भूल जाए, पर मन मानने को तैयार ही नहीं। वो इसे भूल नहीं सकती। उसे रह रह कर लग रहा है कि उससे ये हुआ कैसे। उसे सतीश की कोई समस्या नहीं है, उसकी सुखी गृहस्थी है। फिर क्यों वो नहीं बेवफाई इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती। सुनो सतीश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मंजू एक फैसलों पर पहुंच गई थी। आज नहीं, आज तो सतीश की रूमानियत बहुत ही उतावली थी। कहना तो मैं कभी नहीं चाहती, पर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। सतीश के स्वर जैसे कुएं से आ रहे थे। सतीश उसके भावों को देखकर गंभीर हो गए। मंजू ने अपना दिल खोलकर रख दिया। सतीश के मुंह से चीख निकल गई। वो अपना गुस्सा उतारते रहे और मंजू खामोश सुनती रही। वो सुनाते रहे और वो उन्हें संभालती रही। मुझे नहीं पता सतीश, मेरा शरीर हमारी लंबी जुदाई के कारण अतृप्त था, जो मन को अपने साथ बहा ले गया। मन का कोई कोना अब तक कुंवारा था जो अपने बहाव में शरीर को साथ में ले गया। बेवफाई कहो या गुनाह कहो, पाप कहो या कमज़ोर लम्हे, यह अपराध मुझसे हुआ है और ये मैं स्वीकार करती हूँ। जिस तरह लकीर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने उससे बड़ी लकीर खींच देते हैं तो छोटी हो जाती है। उसी तरह मेरी नज़र में तुमसे ये छिपाना इस पाप के मुकाबले बड़ा पाप है और ये मैं नहीं कर सकती। मैं इस अपराध का बोझ के साथ नहीं जी सकती। मुझे दो में से एक चीज़ दे दो, या तो मुझे छोड़ दो या मुझे माफ़ कर दो।
बस इतनी ही इल्लता है मुझे, कहते हुए मंजू ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सतीश उदास और अनमने हैं। मंजू को उम्मीद है कि शायद उसकी बेवफाई सतीश की नज़र में बेवफाई को स्वीकार की मंजू के सामने शायद छोटी ही हो जाए। सतीश ने माफ़ कर मंजू को गले से लगा लिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।